कशिश जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी, हाथ जोड़ सर झुकाए। उसके कंधे बार बार हिल रहे थे, जैसे रो धोकर थक चुकी हो, मगर आंसू अभी भी रुके नहीं थे। बड़े सोफे पर राजेश जी और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठे थे। उनके बराबर में विजय जी और कमरे के कोने में घर की औरतें खामोश बैठी थी। राजेश जी की भारी आवाज़ खामोशी को चीरती हुई निकली, हमने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन देखने पड़ेंगे। कशिश, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें शर्म आती तुम्हें अपना बेटी कहते हुए। बोलो, किस लड़के के साथ ये हरकतें कर रही थी? उनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा टूटा हुआ भरोसा बोल रहा था। कशिश सर उठाए बिना कांपती आवाज़ में बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं की। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। पापा, वो तस्वीरें मेरी नहीं है। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा। आप तो कम से कम मुझ पर यकीन कीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैं सबसे करीब रही हूँ आपके। कम से कम आप तो थोड़ा भरोसा रखिए। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूँगी। अभी तो कुछ और कहती कि तभी विजय जी बीच में बोल पड़े, भाई साहब, आप इस नालायक से बात क्यों कर रहे हैं? फैसला सुनाइए, मुझे बताइए। मैं इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। जल्दी बताइए, इसका क्या करना? अब बस हो चुकी है। मैं और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए नासूर बन चुकी है। ये हमारे घराने के साथ रहने लायक नहीं रही। उनके शब्द बिजली की तरह कमरे में गूंजे। घर की औरतें ने दिल थाम लिए। कशिश घबराकर फौरन बोली, नहीं चाचू, ऐसा कुछ नहीं है। वो तस्वीर सिर्फ आप लोगों को भेजी गई है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। वो किसी और के पास नहीं जाएगी। मुझे फंसाया जा रहा। आप लोग यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ये सब झूठ है, दिखावा है। वो तस्वीर मेरी नहीं है। मैं आप लोगों का खून हूँ। कम से कम मुझ पर भरोसा कीजिए। क्या मैं ऐसा गलत काम कर सकती हूँ? क्या हो गया आप सबको? इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं है। जब सच आप सबके सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो और कुछ कहती इससे पहले ही रेखा जी सख्त लहजे में बोली, अगर इसे माफ़ी दी गई तो मैं घर छोड़ दूंगी। राजेश जी, इसे सज़ा देना ही होगा। ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। इस पर ज़रा भी रहम खाने की ज़रूरत नहीं है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा मोहल्ला मुझ पर बातें बना रहा है। सब मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं, सिर्फ इस मनहूस की वजह से। अब बस बहुत हो चुका। इसे हर हाल में सज़ा मिलनी ही चाहिए। कमरे में सबके चेहरे सख्त हो गए। आंखों में अजीब सी बेरहम खामोशी उतर आई। उन्होंने एक नज़र रोती हुई अपनी बेटी पर डाली। उन्होंने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज़ में अपनी बीबी की तरफ देखते हुए बोले, बस सब खामोश हो जाओ। अब और तमाशे की गुंजाइश नहीं है। नैना, जाओ इसे शादी के लिए तैयार करो। ना मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म कर सकता हूँ, ना इसे माफ़ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब यह हमारे ख़ानदान के साथ रहने के लायक नहीं रही, इसलिए अब इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। आज मैं इसका ब्याह कराऊंगा। इसे अपने खानदान से निकाल दूंगा। आज से यह मेरे लिए मर चुकी है। राजेश जी का लहजा शांत लेकिन जहरीला था, जैसे हर शब्द खंजर की नोक पर रखा हो। सब लोग हैरान रह गए। कशिश भी यकीन ना कर पाने वाली नज़रों से अपने पापा को देख रही थी। राजेश जी फिर बोले, अभी और इसी वक्त मैं इसका ब्याह हमारे ड्राइवर युवराज से कराऊंगा। शादी के फौरन बाद इसे उसके गांव भेज दूंगा। पता चला वह शादी करना चाहता है तो यही बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस लड़की का बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि यह हमारे खानदान के लिए नासूर बन रही है। सुनते ही कमरे में जैसे ठंडी हवा का झोंका चला हो। कशिश की आंखें फैल गईं, उसकी सांस सीने में अटक गई, ओठ कांपने लगे, आवाज़ निकलने में कुछ पल लगे और फिर वह बेकाबू होकर बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए पापा। आप मुझे इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। पापा, यह जुल्म मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यह गलत है। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया था और उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अब आप सबको निराश नहीं करूँगी। वह पास आ गई और दोनों हाथ जोड़ दिए। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब कभी आपका सिर झुकने नहीं दूंगी। मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी ड्राइवर से शादी नहीं करूँगी। सारा सच आपके सामने आ जाएगा। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। फांसी पर चढ़ाए गए इंसान को भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दिया जाता। पापा, मुझे भी अपना सच सामने लाने का एक मौका दीजिए। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, मगर राजेश जी के चेहरे पर कोई नरमी
नहीं आई। कशिश ने उनके पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाहट में बोली, पापा प्लीज़, मैं आपकी इज्जत वापस दिलाऊंगी। जो लोग अभी आपको गलत कह रहे हैं वही लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। बस मुझे सच सामने लाने का एक मौका दीजिए। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा। आप मुझे माफ़ कर देंगे। मगर राजेश जी ने फौरन अपने पैर पटक दी। उनकी आवाज़ ज़्यादा सख्त हो गई। मर गई हो तुम आज मेरे लिए। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। तुमने सारी दुनिया में मेरा सिर झुका दिया, मेरा मान तोड़ दिया। जो काम मेरा दुश्मन भी ना करता वो तुमने किया। मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में अपना नहीं सकता। आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी हो। अब निकल जाओ यहाँ से। शादी करके तुम्हें विदा करने का इंतजाम कर रहा हूँ। कशिश कांपते हुए बोली, पापा ऐसा मत कहिए। आप एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। लेकिन राजेश जी गरज उठे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। मेरी बात समझ नहीं आई क्या? जाओ यहाँ से। उनका यह जुमता आखिरी चोट थी जिसने कोशिश को फैसला तोड़ दिया। वह सिसकते हुए फर्श पर बैठ गए और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन उसकी माँ रेखा जी फौरन आगे बढ़ी और उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। चलो, अब जितना रोना धोना था कर चुकी, अब उठो और ज़्यादा तमाशा मत बनाओ। उनकी आवाज़ में सख्ती थी मगर आंखों में अजीब सा तनाव झलक रहा था। आखिर माँ ही थी। उनका दिल अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प रहा था, लेकिन वो बेबस थी। अंजलि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, छोड़ो मुझे, मैं पापा से बात करूंगी। पापा पापा मेरी बात सुनो। वह चीखती हुई राजेश जी की तरफ भागने लगी, मगर रेखा जी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींच लिया। नहीं, जो करना था तुम कर चुकी हो। अब जैसे अपने फैसले सुना चुके थे। सोफे के कोने पर बैठे विजय जी तंज भरी मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे, जैसे भतीजी की इस जिल्लत देखकर उनका गुस्सा ठंडा हो रहा हो। कशिश के कदम फर्श पर घसीटते जा रहे थे। वह दीवार और फर्नीचर पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश करती, मगर बार बार फिसल जाती। वह अब भी रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे घसीटते हुए कमरे के दरवाजे तक ले आई। उन्हें मालूम था अगर वह वहीं ठहरी तो कशिश को और भी जहरीले शब्द सुनने पड़ेंगे जो उसे जिंदगी भर के लिए तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने उसे कमरे से बाहर कर दिया। राजेश जी ने एक बार भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं देखा। वह वहीं बैठ रहे जैसे उनके लिए यह मामला अब तयशुदा हो और उनकी नज़र में बेटी का वजूद खत्म हो चुका हो। कमरे में बस कशिश की रोने की आवाज़ें गूंज रही थी, जो धीरे धीरे मंद पड़ती गई और आखिरकार ड्राइंग रूम में एक गहरी खामोशी छा गई। उसके जाने के बाद राजेश जी ने युवराज को बुलाने का हुक्म दिया। करीब 15 मिनट बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और युवराज अंदर आया। उसकी मौजूदगी से माहौल कुछ बदल गया। ऊंचा कद, मजबूत शरीर, सांवला मगर निखरा हुआ रंग और आंखों में अजीब सी संजीदगी। कहने को वह एक घर का ड्राइवर था, मगर कपड़े साफ सुथरे, सलीकेदार और चाल ढाल में ऐसा आत्मविश्वास था जो आम ड्राइवरों में कम ही दिखता है। वह खामोशी से कुछ कदम अंदर आया और दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज़ में बोला, नमस्ते राजेश साहब, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था? उसकी आवाज़ में ना तो झिझक थी और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा नरमी, बस एक सीधी सादी गंभीरता थी। राजेश जी ने उसे गौर से देखा और कुर्सी से टेक हटाकर सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, तुम्हारी उम्र कितनी है? उनके लिए अभी अपनी बेटी को विदा करना बेहद ज़रूरी था। युवराज ने थोड़ी देर उनकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुकाकर धीरे से बोला, 30 साल। यह सुनकर राजेश जी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि नौकरी पर रखते वक्त उन्होंने उम्र का हिसाब किताब नहीं पूछा था। उन्होंने अगला सवाल दागा, शादी हुई तुम्हारी? युवराज ने हिलाकर नहीं में जवाब दिया। कुछ कहने से बचा रहा। राजेश जी ने फिर पूछा, पढ़ाई कहाँ तक की है? और शायद वह आगे और कुछ पूछते, तभी विजय जी बीच में बोल पड़े, पढ़ाई की हो या ना हो, हमें इससे क्या लेना देना? असल बात करो, ज़्यादा बातों में मत पड़ो। हमें इसे किसी अच्छे घर में नहीं ब्याहना, हम तो इसे सज़ा दे रहे हैं और सज़ा ऐसे ही दी जाती है। राजेश जी ने फौरन कहा, हाँ हम इसे सज़ा दे रहे हैं, लेकिन ये बातें पूछना जरूरी है। और वह कुछ कहते कि विजय जी ने झुलझुला कर कहा, बस करो भाई साहब और मत हमदर्दी दिखाओ, एहसान मानना चाहिए आपकी बेटी की। हम उसे विदा कर रहे हैं, वरना जैसी गलती उसने की है इसके लिए तो उसका कत्ल कर देना चाहिए। आपकी बेटी ने जो किया उसके नसीब में यह आ रहा है तो यह भी गनीमत है। फिर युवराज की तरफ मुड़कर विजय जी बोले, ये लड़के, मैं ज़्यादा बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ, सीधी दो टोक बात करता हूँ। तुम पिछले 3 महीने से हमारे पास काम कर रहे हो, हमारा नमक खा रहे हो। अब वक्त आ गया हमें
तुमसे फ़ायदा मिले, और अगर तुमने हमें फ़ायदा नहीं दिया तो याद रखना सज़ा तुम्हें भी दी जाएगी। कमरे में मौजूद सब लोग सुन रहे थे। विजय जी के लहजे में फैसला पहले से तय था। आज मैं और मेरा भाई तुमसे इस घर की बेटी का शादी करेंगे। कशिश की तुम उसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे। बदले में हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, और अगर यह भी कम लगे तो और दे सकेंगे, लेकिन इस लड़की को हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस बात का तुम ख्याल रखोगे। अगर वह पलट कर आने की कोशिश भी करेगी, तुम उसे नहीं आने दोगे। तुम उसे लेकर यहाँ से दूर जाओगे। युवराज के चेहरे पर एक लम्हे की हैरानी और नागवारी का मिला जुला असर आया। कुछ देर बाद वो निहायत गंभीर होकर बोला, मैं किसी भी लड़की से इस तरह शादी नहीं कर सकता। अब मेरे अपने वसूल हैं। आप लोग मुझ पर इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने आपका नमक नहीं खाया। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करता हूँ जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। आप लोग मुझ पर अपने घर की बेटी को इस तरह जबरदस्ती नहीं थोप सकेंगे। गलती उन्होंने की है, सज़ा सिर्फ उन्हें दी जाए। मुझे क्यों? क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। विजय जी की कानपट्टियों गुस्से से लाल हो गई। वो कुर्सी से जरा आगे झुककर चिल्लाए, भाड़ में गए तुम्हारे वसूल। अगर तुमने हमारी बात नहीं तो याद रखना तुम्हें भी खत्म कर देंगे, और इसे भी। यह हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे सामने ही उसको गोली मारी जाएगी और फिर तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, ताकि गवाह भी ना रहे। युवराज ने एक पल को मुट्ठियां भींच ली, जैसे सब्र की आखिरी हद पार हो चुका हो। उसके बाजुओं की नसें उभर आईं, मगर उसकी आवाज़ अब भी दबी हुई थी। आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें सुधारने का मौका दें। इस तरह जोर ज़बरदस्ती करके अपनी बहन बेटी को जलील और बदनाम करना कहाँ का इंसाफ है? क्या यही हमें संस्कार सिखाते हैं? विजय जी ने तंजिया हंसी लगाई। सुधरने का मौका? तुम कौन होते हो यह फैसला करने वाले? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शादी कर रहे हो या हम तैयारी करें तुम्हें खत्म करने की? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी फैल गई। युवराज ने धीरे से गर्दन झुका ली, आंखों में भारी सा बोझ और होठों पर तख्ती। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बस में था कि वो आराम से निकल जाता, कोई उसे छू भी नहीं पाता, मगर फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। किसी के चेहरे पर रहम या नरमी नहीं आई, बस एक ठंडा सुकून था कि फैसला सुना दिया गया है। युवराज खामोशी से वहीं खड़ा रहा, मगर उसकी नज़रें फंस पर गड़ी थी। बिना वजह उस पर यह मुसीबत आई थी, लेकिन अब वो खामोश था। शादी का इंतजाम सादगी से किया गया। वो बाहर जाना चाहता था, मगर विजय जी ने उसे बैठा दिया। करीब आधे घंटे बाद शादी की तैयारी हो चुकी थी। दूसरी ओर कशिश का कमरा उस वक्त एक कैद खाने की तरह महसूस हो रहा था। खिड़की के पर्दे गिरा दिए गए थे। हल्की रोशनी और फिजा में घुटन सी छाई थी। बिस्तर के किनारे पर वह लहंगे में बैठी, लाल दुपट्टा उसके चेहरे पर पड़ा था। आंखें लगातार रो रही थी और दुपट्टे का किनारा भीग चुका था। मेकअप नाम की कोई तैयारी नहीं थी। बस चंद मिनट पहले उसने चेहरा धोया था, मगर रोने की वजह से उस पर और भी उदासी साफ झलक रही थी। कशिश के दिल में एक ही ख्याल बार बार चुभ रहा था, वह एक अमीर बाप की बेटी थी और आज उसे जबरदस्ती एक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया जा रहा था। यह उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था, जिसे वह चाहकर भी कभी ठीक नहीं कर सकती थी। वह सबको रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि एक वक्त बाद सच सामने आ जाएगा, मगर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। युवराज को उसने आज तक देखा नहीं था। वह ज़्यादातर घर में से बाहर नहीं निकलती थी, और युवराज अभी नया नया आया था। ज़्यादातर ऑफिस के काम भी वही करता था, इसलिए कभी उसका आमना सामना उससे नहीं हुआ। कशिश को यह भी डर सता रहा था कि ना जाने वह सख्त कैसा होगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बिना इंतजार किए दरवाज़ा खुल गया। कशिश को हाल में लाया गया। पीछे से विजय जी और राजेश जी भी दाखिल हुए। दोनों के चेहरे और भी कठोरता और गुरूर था। हाल में पहले से ही उसकी माँ, रेखा जी, चाची और 2-3 और औरतें बैठी थी। सब खामोश और सख्त चेहरे के साथ खड़ी हो गई। राजेश जी बोले, शादी शुरू की जाए। उनके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही अफसोस, बस खामोशी थी। बाबा, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी शादी किसी ड्राइवर से मत कीजिए। मेरे बारे में सोचिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी औलाद हूँ। आपने मुझे जन्म दिया। मगर राजेश जी की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। वो गुस्से से बोले, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंजूर या नहीं? उन्हें उसके आंसू, उसकी कांपती आवाज़, उसकी तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कशिश के ओठ कांपने लगे। आंखों से बहते आंसू दुपट्टे को भिगो रहे थे। वह रोती हुई बोली, बाबा, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वह तस्वीर भी मेरी नहीं है, सब झूठ है। एक बार
उसे गौर से देख लीजिए, उसकी जांच तो कराइए। आप बिना वजह और बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। विजय जी ने बात काट दी और गरज कर बोले, कर रही हो शादी या मैं बंदूक निकालूं? उनका दिमाग गुस्से से भर चुका था और वे कुछ सुनना नहीं चाहते थे। कशिश की सांसें थम सी गईं। उसने मजबूरी में आंखें बंद की और कमरे में मौजूद औरतें खामोश रहीं, जैसे यह नज़ारा उनके लिए आम हो। चंद मिनट बाद सब ड्राइवर रूम की तरफ बढ़े। वहीं युवराज पहले से बैठा हुआ था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, मगर चेहरे पर खुशी या सुकून का कोई असर नहीं था। वह सीधा बैठा, नजरें झुकाई हुई थी और गंभीरता से इंतजार कर रहा था। युवराज को लाकर कशिश के साथ बैठाया गया। शादी पूरी होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक भारीपन और सन्नाटा। सब जानते थे कि यह शादी एक सजा है, कोई नया आगाज नहीं। लाउंज में सब लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी फैसले के आखिरी पड़ाव का इंतजार कर रहे हों। बाहर शाम का धुंधला कर उतर चुका था, मगर घर के अंदर का माहौल पहले ही इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कशिश अपने कमरे में बैठी थी। कशिश को बाहर बुलाया गया, मगर वह कमरे से बाहर नहीं आई। राजेश जी का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। राजेश जी खुद तेज कदमों से कशिश के कमरे की ओर बढ़े। दरवाज़ा जोर से खोला और बिना कुछ कहे उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और बाहर घसीटने लगे। कशिश ने विरोध किया, कदम पीछे खींचे, लेकिन उनकी पकड़ जैसे लोहे जैसी थी। उसका दुपट्टा जमीन पर घिसटता जा रहा था और आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कुछ ही पल बाद वह उसे लिविंग रूम में घसीट कर लाए और एक झटके से युवराज के कदमों में धकेल दिया। कशिश संभल भी नहीं पाई और घुटनों के बल गिर गई। राजेश जी का लहजा जहर भरा था। ले जा इस गंदगी की पोटली को युवराज, और कहीं जाकर तबाह कर दे। इसने हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया। मेरा बस चले तो इसे अभी यहीं ख़त्म कर दूं, लेकिन क्या करें, बस नहीं चलता। कमरे में मौजूद सबके चेहरे जैसे पत्थर हो गए थे। किसी को भी कशिश का रोना दिखाई नहीं दे रहा था। कल तक ये लोग उसकी एक हल्की सी चीख पर बेचैन हो उठते थे, और आज वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफ़ी भी मांग रही थी, मगर कोई उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता था। युवराज धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर झुककर दोनों हाथों से कशिश का बाजू थमा और उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने पूरे कद के साथ खड़ा किया। कशिश ने पहली बार उसे करीब से देखा। ड्राइवर होने के बावजूद शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण और गरिमा थी। वह हैरानी से उसे देखती रह गई। उसके दिल में ख्याल आया, क्या ड्राइवर भी इतने अच्छे दिख सकते हैं, या मैं कोई सपना देख रही हूँ। शादी के वक्त वो अपनी ही सोच में डूबी थी। उसने युवराज पर ध्यान ही नहीं दिया था। युवराज ने कशिश को थामे रखते हुए सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में शक्ति थी। वो गंभीर लहजे में बोला, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मेरी पत्नी को इस तरह नहीं बोल सकते। यह गंदगी की पोटली नहीं है, यह आपकी ही घर की बेटी है। मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने गलती नहीं की, लेकिन आप लोग अगर सचमुच मजबूत होते तो अपनी बेटी को इस तरह गैर लोगों के सामने फेंकने की बजाय उसका हाथ थाम कर उसे खड़ा करते। मर्द वह नहीं होता जो अपने घर की औरत को सबके सामने बेइज्जत कर दे, बल्कि मर्द वह होता है जो अपने घर की औरतों को सहारा बने और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम गुनहगार नहीं हो। कमरे में सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कई औरतें ने भीगी आंखों से कशिश को देखा, जो अपमानित होकर भी इज्जत की चादर में ढकी हुई थी। युवराज की आवाज़ और भारी हो गई, हम खुद अपनी बेटियों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें कभी वह भरोसा, वह प्यार देते ही नहीं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। और जब वे बाहर तलाश करती हैं और फिर वो चीज़ें छुपाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पसंद के आपके लिए कोई मायने नहीं है। और कुछ लोग उनकी इसी बेबसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको बदनाम करने के लिए। कशिश ने हैरान होकर युवराज को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हो सकता है। युवराज ने उसके कंधे पर मजबूत हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अब यह औरत मेरे घर की हो चुकी है, इसलिए साफ सुन लीजिए, यह गंदगी पोटली नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। और रही बात आप सबसे मिलने की, जब तक आप सब इज्जत के साथ इससे माफ़ी नहीं मांगेंगे और इसे अपनाएंगे नहीं, तब तक यह आप सबसे कभी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसने सबको एक एक करके देखा और फिर साफ लफ्जों में बोला, नमस्ते। इतना कहकर उसने कशिश को मजबूती से थामा और बाहर की ओर बढ़ गया। कशिश हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह जबरन हुई शादी उसके लिए इतना मायने रखेगी। जिस तरह युवराज के सबके सामने उसे लेकर गाड़ी में चढ़ गया था, बस का अंदरूनी माहौल बिल्कुल खामोश था। कशिश खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, क्योंकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी उसके दिल की हालात साफ बता रहे थे। युवराज कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर अपनी जेब से एक सफ़ेद रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नरम और गंभीर लहजे में बोला, जिंदगी वैसे भी बहुत मुश्किल होती है कशिश, लेकिन उसे आसान बनाना इंसान के अपने हाथ में होता है। यह रोना धोना सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। कशिश चौंकी मगर कुछ बोली नहीं। युवराज ने रुमाल उसके हाथ में थमा दिया और बात जारी रखी, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसे माफ़ कर दो तो याद रखो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये जो आंसू हैं यह इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, कभी भी मजबूत नहीं करते। इसलिए बेवजह रोना मेरी नज़र में सिर्फ वक्त बर्बाद करना और खुद को नुकसान पहुंचाना। कशिश ने हल्का सा सिर उठाया। उसके चेहरे पर हैरत और उलझन दोनों झलक रहे थे। युवराज उसकी आंखों में देखते हुए धीरे लेकिन ठोस लहजे में बोला, इसलिए कहा जाता है कि इन आंसुओं को पोंछ दो, और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उन आंसुओं को अपनी ताकत बना लो, ताकि एक दिन तुम उस जालिम को उसकी औकात याद दिला सको। कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। तुम मजबूत हो और हमेशा मजबूत रहोगी। उसके अल्फाज कशिश के दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। वो अचानक उसकी तरफ मुड़ी, जैसे उससे कुछ पूछना चाहती हो, मगर उसी पल बस झटके से रुक गई। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और सामने सड़क पर एक चेक पोस्ट दिखाई दी। युवराज ने खिड़की से बाहर झाँका और फिर कशिश की तरफ मुड़ते हुए बोला, चलो यहाँ उतरते हैं, आगे से हम मेरी गाड़ी में जाएंगे। कशिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी गाड़ी? वो भी एक चेक पोस्ट पर? वह थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन युवराज बिना कुछ और कहे अपनी सीट से उठा और नीचे उतर गया। कशिश ने एक पल हिचकिचाहट दिखाई, मगर फिर वह भी उसके पीछे उतर आई। जैसे ही वह नीचे उतरी, पीछे से बस का दरवाज़ा बंद हुआ और बस तेज रफ्तार से आगे निकल गई। सड़क सुनसान थी। कशिश घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तभी कुछ ही पल बाद दो बड़ी चमचमाती गाड़ियां उनके करीब आकर रुकीं। उन पर सरकारी नंबर प्लेट लगी थी। यह देखकर कशिश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से 4 फौजी जवान बाहर निकले। वो सीधे युवराज की तरफ बढ़े और एकदम सीधा खड़े होकर सबने एक साथ सैल्यूट किया। वेलकम सर, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। कशिश की आंखें और ज़्यादा हैरत से फैल गई। वो हैरानी में जमी खड़ी यह मंजर देख रही थी। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सैल्यूट का जवाब दिया और बोला, थैंक यू। चलो। यह सब इतना अचानक हुआ कि कशिश के होश उड़ गए। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था, ये फौजी जवान युवराज को सर क्यों कह रहे हैं? ये उसे देखकर इतनी इज्जत से क्यों खड़े हैं? युवराज दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल रुका और फिर नरमी से बोला, बैठो। कशिश ने उसके चेहरे को गौर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिर्फ संजीदगी और ठहराव था। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ी और फ्रंट सीट पर बैठ गई। युवराज दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई, मगर बाहर का मंजर कशिश के लिए बिल्कुल नया और उलझन भरा था। उसे लग रहा था कि उसके सवालों का जवाब इतना आसान नहीं होगा, और युवराज वो इंसान नहीं लगता था जो सब कुछ सीधे सीधे बता दे। गाड़ी धीरे धीरे चेक पोस्ट पार कर रही थी और कशिश के दिल में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये शख्स आखिर कौन है? गाड़ी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। बाहर सड़क पर पेड़ों की कतारें पीछे की ओर भागती नजर आ रही थी।
सामने से सूरज की किरणें धीरे धीरे अंदर आ रही थी, लेकिन माहौल बेहद गंभीर था। कशिश अपनी सीट पर थोड़ा मुड़ी हुई, दोनों हाथ घुटनों पर रखे नजरें युवराज पर टिकाए बैठी थी। वह गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से उसे महसूस कर रहा था कि कशिश उसे लगातार देख रही है, जैसे उससे जवाब मांग रही है। कुछ लम्हे बाद युवराज धीमी मगर भरोसा दिलाने वाले लहजे में बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हाथों में हो, इसलिए परेशान होना छोड़ दो और रिलैक्स होकर टेक लगा लो। उसकी नज़रें सड़क पर थी, मगर अल्फाज सीधे कशिश के दिल में उतर गए। फिर वह बोला, बस तुमसे एक बात कहूँगा, हमेशा अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की हिफाजत करना। कोई भी शख्स तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा बर्बाद ना कर सके। हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। कशिश ने नज़रें झुका ली, फिर अचानक जैसे दिल से कोई सवाल बाहर निकला हो, वह बोली, मुझे आपसे एक बात पूछनी है और उम्मीद करती हूँ आप झूठ नहीं बोलेंगे। युवराज ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, पूछो। कशिश ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं समझ गई हूँ युवराज, आप सिर्फ एक मामूली ड्राइवर नहीं हो। वो फौजी जवान आपको सर कह रहे थे और आपकी बातों का अंदाज भी किसी पढ़े लिखे इंसान जैसा। आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? युवराज के चेहरे पर एक पल को शक्ति सी छा गई। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बेहतर होगा तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक सीमित रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दुनिया में दखल दो, क्योंकि मेरी दुनिया में झांकना तुम्हें सिर्फ उलझाएगा और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। कशिश ने फौरन जवाब दिया, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ, क्या आप कोई फौजी हैं? यकीनन आपको मेरी ज़िंदगी का भी सब कुछ पता होगा। जब आपने मुझसे शादी की है। उसकी आवाज़ भर आई। मैं सिर्फ मोहित को पसंद करती थी, मेरी उससे ज़्यादा मुलाकातें नहीं थी। मैं उससे जब भी मिली पब्लिक प्लेस में मिली, अकेले में मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। और वो तस्वीरें, इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती युवराज नरमी मगर पक्के लहजे में बोला, मैं जानता हूँ वो तस्वीरें एडिट थीं। रिलैक्स रहो, अब तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है और ना ही मैं लगने दूंगा। अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन तुम पर उंगली नहीं उठने दूंगा। अब तुम मेरी इज्जत हो। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम हुई। युवराज ने फिर कहा, और रही मेरी असलियत की बात, तो बेहतर यही है कि वो छुपी रहे, क्योंकि सच जानकर तुम सिर्फ परेशान ही होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में फंसो। मैं चाहता हूँ जब तक हम साथ हैं तुम सुकून में रहो। यह कहकर वो खामोश हो गया। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर सड़क की सराहट थी। कशिश भी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। युवराज की शख्सियत में ऐसा कुछ था कि वो एक शब्द और नहीं बोल पाई, लेकिन उसके मन में सवाल का तूफान अब भी चल रहा था, जैसे खामोशी भी चीख रही हो। लंबे सफर के बाद गाड़ी एक बड़े से सफेद मार्बल वाले पोर्चे में आकर रुकी। गेट से अंदर आते ही सामने फैला हरा भरा लॉन, बीच में फवारा। शाम का वक्त था और लॉन में लगे पीले लैंप नरम रोशनी फैला रहे थे। कशिश ने बंगले की तरफ देखा। ऊंची दीवारों वाला चौड़े लकड़ी के दरवाजे के साथ एक शानदार घर। युवराज ने इंजन बंद किया, उसकी तरफ देखा और धीमे मगर साफ लहजे में बोला, ये मेरा घर है और यहीं मेरी फैमिली भी है। अंदर मेरी माँ, पापा, भाई और बहन सब हैं। तुमसे एक ही गुजारिश है, तुम ऐसे बर्ताव करोगी जैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने तुम्हारी मदद की है, उम्मीद है तुम भी मेरी मदद करोगी। कशिश चुपचाप सुनती रही, फिर उसने हल्का से सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही युवराज उसके करीब आया, उसने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। हाथ की मजबूत पकड़ ने कशिश को पल भर के लिए चौंका दिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। अंदर मार्बल के फर्श पर बिछे कालीन, दीवारों पर लगी तस्वीरें और बीच में बड़ा सा क्रिस्टल का झूमर रोशनी बिखेर रहा था। हाल में कदम रखते ही सामने 4 चेहरे दिखे। एक सख्त मिजाज वाले मध्यम उम्र के आदमी, एक गरिमामयी और गंभीर औरत, एक नौजवान लड़का और एक लड़की। सबकी नजरें सीधे कशिश पर टिक गईं। युवराज ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उनके पास जाकर धीमी आवाज में बोला, ये मेरी पत्नी है, इसी के बारे में मैंने आप लोगों को
बताया था। कहने को तो वो आज अपनी फैमिली से पूरे 3 महीने बाद मिल रहा था, मगर उसके अंदाज में जरा भी अपनापन नहीं था। कुछ पल खामोशी रही, फिर विनोद जी ठंडे लहजे में बोले, तुम्हें मैंने एक मिशन के लिए वहां भेजा था और तुम ये दुल्हन लेकर आ गई। युवराज ने बिना झिझके साफ लहजे में कहा, इसमें कोई गुनाह नहीं है, मैंने शादी की है, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। विनोद जी ने नाराजगी से चेहरा घुमा लिया, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं अपने दोस्त से उसकी बेटी के लिए बात कर चुका था और तुम। युवराज ने उनकी बात बीच में काट दी। उसके लहजे में तलखी और आत्मविश्वास दोनों थे। ये सब आपका मैटर है, मेरा नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी और की मर्जी से शादी नहीं करूंगा। यह मेरी पत्नी है और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इसे मेरी पत्नी की हैसियत से ही इज्जत दी जाएगी। हाल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। युवराज ने कशिश का हाथ थाम रखा था और बिना पीछे देखे सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कशिश भी चुपचाप साथ चल दी। ऊपर जाते हुए उसे लग रहा था जैसे पीछे बैठे सबकी नजरें अब भी उन दोनों पर जमी हुई हो, मगर युवराज ने कदम जरा भी नहीं डगमगाए। दोनों ऊपर पहुंचे तो युवराज उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। पीछे सब लोग ठगे से रह गए थे। कमरा बड़ा था और भारी भरकम फर्नीचर से सजा हुआ। दीवारों पर गहरे रंग का वॉलपेपर और छत से लटका हुआ झूमर एक गंभीर सा माहौल बना रहा था। खिड़की पर गहरे पर्दे पड़े थे और कोने में बड़ा सा बेड सफ़ेद चादर और तकियों के साथ सजा हुआ था। जैसे ही युवराज कमरे में दाखिल हुआ, उसने कशिश का हाथ तुरंत छोड़ दिया, जैसे दरवाजे तक साथ देना ही उसकी जिम्मेदारी थी। वह सीधा अटैच्ड बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कशिश वहीं खड़ी उसकी पीठ देखती रही, फिर धीरे से बोली, यानी यह शादी सिर्फ मेरी गलती की वजह से नहीं हुई, बल्कि आपने अपना बचाव करने के लिए भी की है। युवराज के कदम रुक गए। वो पलटा और आंखों में सीधे देखते हुए बोला, यह तुम्हारा मैटर नहीं है, बेहतर होगा तुम अपनी लिमिट में रहो। कशिश हल्की सी तल्ख मुस्कान के साथ बोली, लेकिन अगर यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ तो अब मैं खुद को इंसल्टेड महसूस नहीं करूंगी। मैं लगातार सोच रही थी कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, मगर अब लगता है उसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी। युवराज के चेहरे पर सख्ती आ गई। वह धीमे मगर दबाव भरे लहजे में बोला, अगर यहाँ रहना है तो समझौते से रहना होगा। बेवजह के ताने देना बंद करो। कशिश चुप नहीं रही, एक कदम आगे आकर बोली, तो फिर आप उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे आपके पापा ने रिश्ता तय किया था? आपका परिवार इतना अच्छा, आप खुद अमीर हैं और वो लड़की भी जरूर अच्छी ही होगी। युवराज की आंखें पल भर में सख्त हो गईं। फिर वो ठंडे लेकिन साफ लहजे में बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि चुप रहो और मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास वापस भेज दूंगा, जो तुम्हें देखते ही जान से मार देंगे। बात समझ आई? इतना कहकर युवराज बाथरूम में चला गया। पीछे कशिश वहीं खड़ी रह गई। दिल में गुस्सा और बेबसी का मिला जुला एहसास था। उसने आहिस्ता से मुंह बनाया और कमरे में नज़र दौड़ाई। सब कुछ सलीके से रखा था, जैसे यहाँ किसी की निजी जिंदगी की झलक ही ना हो। भारी पर्दों से ढकी खिड़कियाँ और दीवार पर लगी घड़ी की लगातार टिक टिक कमरे में अजीब सा दबाव बना रही थी। उसने गहरी सांस ली, बेड के किनारे बैठ गई और नजरें पर्स पर गड़ा दी। युवराज की आवाज़, उसका लहजा और धमकी सब उसके कानों में गूंज रहे थे। बाहर हाल में से हल्की बातें और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी, मगर कमरे के भीतर खामोशी इतनी गहरी थी कि कशिश का दिल बोझ से दबा जा रहा था। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा और कमरे में रात की खामोशी और भी भारी हो गई। हर खिड़की के पर्दे से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी, मगर कमरे का माहौल भारी और बेझिल था। कशिश बिस्तर के कोने पर बैठी सोचों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे की हल्की सी चरमराहट हुई और युवराज अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर कशिश फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उलझन साफ थी, जैसे पहले से अंदाजा लगा रही हो कि अब क्या होने वाला है। युवराज ने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, मुझे बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो बेहतर है तुम सोफे पर सो जाओ। यह कहकर वह सीधे बेड की तरफ गया और आराम से लेट गया। कशिश कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सोफे की तरफ चली गई। जैसे ही वह सोफे के किनारे बैठी, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरा छा गया। अंधेरा फैलते ही
उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक से वो चिल्ला पड़ी और वह तुरंत खड़ी हो गई। प्लीज़ लाइट जला दो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था। युवराज बिना करवट बदले बोला, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती और तुम बहुत दिन बाद अपने घर आया हूँ, मुझे चैन से सोने दो। कशिश वहीं खड़ी रही, दोनों हाथों को कसकर पकड़े जैसे खुद को संभाल रही थी। धीमी आवाज़ में बोली, मैं यहाँ अकेले सोफे पर नहीं सो सकती। युवराज ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर इतना डर लग रहा है तो यहाँ आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हें ज़रूर होगी। उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, बस सीधी सीधी बात थी। कशिश कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ लेट सकती हूँ। उसके शब्दों में झिझक थी, मगर फैसले जैसा भी था। वह धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास पहुंची। अंधेरे की वजह से उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रास्ता टटोला, बेड का कोना पकड़ा और धीरे से उस पर बैठ गई। कुछ देर बाद वह खिसक कर लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पास ही एक मर्द सो रहा था। यह एहसास ही उसे अजीब सी हालत में डाल रहा था। वह आंखें बंद किए बस लेटी रही। कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को उसे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अचानक आंखें खोली। कमरे में गहरा अंधेरा था और उसे एहसास हुआ कि युवराज उसके पास ही लेटा है। उसका हाथ कशिश पर रखा हुआ था। कशिश घबरा कर सिमट गई। तभी युवराज ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, चुपचाप लेटी रहो, तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का हक है कि वह अपने पति के साथ हो। आवाज़ मत निकालना। यह कहते हुए युवराज और करीब आया। कशिश ने हल्की सी दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन डर और झिझक के बीच वह खुद को संभाल नहीं पाई। कशिश ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि वह युवराज को अपना पति मान चुकी थी। युवराज वह आदमी था जो उसके साथ तब खड़ा था जब कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। युवराज ने उसकी इज्जत के लिए आवाज़ उठाई। उसके अपने जब उसकी एक नहीं सुन रहे थे, तब युवराज ने उससे सहारा दिया। उसका मन थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो युवराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसके मन में कई सवाल थे। इतनी जल्दी उसने कभी इस तरह की बातों के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर उस पल युवराज की मौजूदगी और उसके अपनत्व का असर ऐसा था कि कशिश की कोशिशें थम गईं। उसने आंखें बंद कर ली और हालात को वैसे ही स्वीकार कर लिया। उसने खुद को युवराज के हवाले कर दिया। खिड़की के बाहर चमचमाता चांद भी जैसे उनके रिश्ते की नज़दीकियों को देखकर बादलों में छुप गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला। पहली किरण निकलते ही युवराज घर से निकल गया था और जब दोपहर होने को आई थी, वह अभी तक वापस नहीं लौटा था। खिड़की के पर्दे से छनकर धूप कमरे में फैल रही थी। कमरे के हर कोने में दोपहर का सन्नाटा था और कशिश बिस्तर के किनारे गुमसी बैठी थी। उसकी नज़रें कालीन पर टिकी थी, मगर दिमाग अब भी कल रात के मंजर में अटका हुआ था। दिल की धड़कनें अब भी तेज थी, जैसे सब कुछ अभी अभी हुआ हो। अचानक शादी, फिर वह नज़दीकी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। सब कुछ एक ही पल में उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों को कैसे स्वीकार करे। दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था और उस डर को और बढ़ा रही थी यह बात कि असल में युवराज है कौन। एक आम ड्राइवर जैसा दिखने वाला, सख्त लेकिन बड़े घर का मालिक, महंगी गाड़ी का मालिक और ऐसे फौजी जवान जो उसे देखकर सलामी ठोकते हैं। यह सब किसी राज्य से कम नहीं लग रहा था। कशिश इन्हीं उलझी सोच में खोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। युवराज अंदर आया, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, पूरी तरह सलीके से तैयार, हाथ में महंगी गाड़ी। उसका कद और अंदाज उसे और ज़्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बना रहे थे। वह सीधे कशिश के पास आया और नरम मगर आत्मविश्वासी लहजे में बोला, बताओ दोपहर में क्या खाओगी, मैं कहकर बनवा देता हूँ। कशिश उसकी तरफ देखती रही। उसके दिल में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है और प्लीज़ मेरी बात को अब साफ साफ सुनना। युवराज ने एक पल के लिए उस पर नज़र डाली और छोटा सा जवाब दिया, हाँ कहो। उसे पहले से पता था कि अब कमरे में आना मतलब सवालों का सामना करना है। इसी वजह से वह सुबह सुबह घर से गायब हो गया था, लेकिन हमेशा के लिए तो बाहर नहीं रह सकता था। कशिश अपने ओठ काटते हुए जैसे शब्द तलाश रही थी, फिर आखिरकार बोली,
कल रात जो आपने किया वो, मगर युवराज ने उसकी बात बीच में काट दी। वो अनजाने में नहीं था, मैंने पूरे होश हवास में तुमसे रिश्ता कायम किया। तुम मेरी पत्नी हो और मेरा हक है मैं तुम्हारे पास आऊँ। मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। तुम बेचैन सी, परेशान सी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी तकलीफ़ों से बाहर आओ और इस रिश्ते की हकीकत को समझो, इसलिए तुम्हारे पास आया था। कशिश चौंक सी गई, मगर तुरंत बोली, लेकिन मुझे आपकी ज़िंदगी का एक भी सच मालूम नहीं है और आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। कशिश अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाई कि युवराज ने उसे फिर रोक दिया। उसने कहा, मुझे सब पता है। तुम एक मोहित नाम के फेसबुक वाले लड़के को पसंद करती थी, जिससे तुम्हारा अच्छा खासा लगाव था। तुम दोनों एक दूसरे को तस्वीर भेजते थे। उसने उन्हीं तस्वीरों को एडिट करके तुम्हारे घर वालों को दिखा दिया, क्योंकि तुम उससे अकेले में ही मिलने की जिद मानने से इनकार कर रही थी। यह एक धमकी थी तुम्हारे लिए और उसने सच में वही कर दिया। मुझे तुम्हारे बारे में हर बात मालूम है। यह सुनते ही कशिश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में हैरत और डर दोनों उतर आए। कांपती आवाज़ में उसने कहा, आपको यह सब कैसे पता चला? मैंने तो यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। युवराज ने नज़रें झुका ली और गंभीर आवाज़ में बोला, मैं एक फौजी हूँ और साथ में सीक्रेट एजेंट भी हूँ। मैं आसानी से किसी भी इंसान की जानकारी निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे घर एक मिशन के लिए आया था। उस इलाके में एक बहुत संवेदनशील ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट मुझे हेडक्वार्टर में देनी थी। मुझे वहाँ रहने के लिए और अपनी पहचान को छुप के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी और इसलिए मैंने तुम्हारे घर का चुनाव किया। इस सबसे पहले मैंने तुम सबके मोबाइल हैक किए, तुम सबकी ज़िंदगी जानी और फिर तुम्हारे करीब आया। मुझे माफ़ करना, लेकिन यही सच्चाई है। यह कहकर वह उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा और कमरे से बाहर चला गया। कशिश वहीं बैठी रह गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। बाहर धूप अब भी पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी, मगर उसके अंदर अजीब सी ठंडक और अंधेरा भर चुका था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गई है जिसके सारे पत्ते किसी और के हाथ में हैं और वह खुद बस एक खामोश खिलाड़ी है। वक्त तेजी से बीत रहा था। 2 दिन बाद कमरे का माहौल बेझिल था। हल्की रोशनी छत पर टंगे बल्ब से चारों तरफ फैल रही थी। कशिश सोफे के कोने पर सिमटी बैठी थी। उसने अपने हाथ गोद में कसकर पकड़ रखे थे और आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर गीली लकीरें बना रहे थे। थोड़ी देर पहले ही वह नीचे गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद घर वाले थोड़े नरम हो जाएंगे, मगर युवराज की माँ सुनीता जी के सख्त बोल और अपमान भरे लहजे ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। उसके कदम खुद ब खुद ऊपर के कमरे में लौट आए और वह चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर बीता था कि दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला और युवराज अंदर आया। उसकी नज़रें सीधा कशिश के चेहरे पर गई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर बेबसी थी और होठों पर खामोशी का ताला। यह देखकर युवराज एक पल रुका, फिर गहरी सांस लेकर उसके पास बैठ गया। कुछ लम्हों बाद उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, किसने कहा था तुम्हें कि कमरे से बाहर जाओ? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये लोग तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्यों नहीं करेंगे कबूल? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कोशिश भी की कि सबसे अच्छे तरीके से सबके साथ पेश आऊं। फिर आपकी माँ और घर वाले मुझसे नफरत क्यों करते हैं? युवराज कुछ पल खामोश रहकर उसे देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि सच बताना ठीक होगा या नहीं। फिर धीरे से बोला, असल में जिस औरत ने तुम्हें डांटा वो मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा विनोद जी मेरे अपने सगे बाप हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनते हैं। उनके लिए उनकी राय ही सब कुछ है। कशिश चौंकी मगर कुछ बोली नहीं। युवराज ने आगे कहा, वो औरत चाहती थी
कि मेरी शादी उनकी जान पहचान से हो। रिश्ता भी पक्का करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। मैं उनकी पहचान की शादी नहीं करना चाहता था। और जब तुम्हारे पापा ने मेरा रिश्ता तुमसे करने की बात की तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। कशिश हैरानी से उसे देखती रही। आंखों में ढेर सारे सवाल थे। युवराज के ओठों पर हल्की मुस्कान आ गई और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम में वो बातें हैं जो आम लड़कियों में नहीं होती। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक हार मानकर खुद को खत्म कर लेती, लेकिन तुम हिम्मती हो, मजबूत हो, और यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। कशिश का दिल जैसे एक पल को रुक गया। युवराज की आंखों में सच्चाई झलक रही थी और उसके लहजे में वो नरमी थी जो उसने कम ही महसूस की थी। युवराज और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हें उसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। कशिश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कमरे का बिजलीपन जैसे थोड़ा सा हल्का हो गया था। उसने धीरे से कहा, और कोई बात है? युवराज कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई मालूम हो गई है। मैंने मोहित को ढूंढ निकाला है। उसने खुद आकर सब कुछ उनके सामने कबूल कर लिया है। वो तस्वीर भी दिखाई जो किसी और लड़की की थी। बस तुम्हारा चेहरा वहाँ एडिट किया गया था। एक एक बात उन्होंने सुन ली है और अब वो सब बहुत शर्मिंदा हैं। उसने कशिश की आंखों में सुकून लाने की कोशिश करते हुए कहा, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को हाँ नहीं की। सोचा इस बारे में पहले तुमसे पूछ लूँ। कशिश ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज़ में बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना। जब मैं चीख चीख कर कह रही थी, रो रही थी, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्यों जाऊं उनके पास? उसके ओठ कांपने लगे और आंखों से आंसू फिर बह निकले। युवराज खामोश हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि बस एक पल में उसके सारे जख्म अपने सीने में समेट ले, लेकिन वो जानता था कि कुछ जख्म सिर्फ वक्त ही भर सकता है। कशिश बोली कि कुछ ऐसे लोग जो माँ बाप बनने के काबिल नहीं होते, लेकिन वह भी बच्चों को पैदा कर लेते हैं और फिर अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते और जरा सी गलतियों पर उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वह कभी उनकी इच्छाओं को नहीं समझते, वह कभी उन्हें नहीं समझते और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। युवराज, हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करेंगे और उनकी सही इच्छाओं को वैल्यू भी देंगे। वह क्या कहना चाहते हैं उसे सुनेंगे और जो बातें उनके हक की होंगी उन्हें समझेंगे भी। हम उन पर ज़बरदस्ती अपने विचार, अपनी इच्छाएं नहीं थोपेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हमसे नफरत करें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमें इस दुनिया का सबसे बेहतर पेरेंट्स समझें और हमसे डरे नहीं, बल्कि हमें अपनी बातें जो बताना चाहें वह बता सकें। चंद लम्हे बाद कशिश ने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, और आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? सच सच बताइए। उसकी आंखों में सवाल के साथ खौफ और उम्मीद का मिला जुला रंग था। युवराज जरा मुस्कुराया, लेकिन आंखों में गहरी संजीदगी थी। उसने नरमी से कशिश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम जानती हो, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो मैं उसे कमरे में भी बर्दाश्त नहीं करता। और तुम तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या मोहब्बत नहीं करता? कशिश ने सर झुकाकर बोला, मैं तो बहुत बुरी हूँ। आपसे पहले एक लड़के को पसंद करती थी, अपनी तस्वीरें भेजती थी। युवराज ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ झुककर बोला, पास्ट हर किसी का होता है। अगर हम पास्ट में ही अटक जाएं तो ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती, और प्यार करने का अधिकार तो सभी को होता है। तुम्हें क्या पता था कि वह लड़का तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेगा?
और तुम्हें बदनाम करना चाहेगा। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हूँ। सवाल यह है कि क्या तुम मुझे कबूल करोगी। मैंने तो तुम्हें दिल से कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी रजामंदी भी ज़रूरी है। कशिश एक पल के लिए उसके चेहरे को देखती रही, जैसे हर लफ्ज को तोल रही हो। आंखों से बहते आंसू अब थोड़े थम गए थे, लेकिन आंखों में चमक, नया रंग आ चुका था। अगले ही लम्हे वह रो पड़ी और उसके गले से लिपट गई। हाँ, मैं आपको कबूल करती हूँ, हर हाल में, हर सूरत में। युवराज ने मुस्कुराकर एक सुकून भरी सांस के साथ उसे अपने गले से लगा लिया। उसके हाथों की पकड़ मजबूत थी, जैसे कह रहा हो कि अब कोई दुख, कोई इल्ज़ाम, कोई पास्ट उसके बीच नहीं आ सकेगा। खिड़की के पास सूरज डूब चुका था, लेकिन कमरे के अंदर नया उजाला फैल रहा था। वह उजाला जो दिल के अंदर से सारे खौफ निकाल देता है। जब कोई इंसान अपने सारे डर, जख्म और तन्हाई किसी और की मोहब्बत पिघला देता है, और उस लम्हे दोनों जान गए थे कि यह अंत नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। कुछ महीने लगे, लेकिन कशिश ने युवराज के घर वालों का दिल भी जीत लिया था। उसके अच्छे व्यवहार और सेवा ने युवराज के माँ बाप के दिल में उसके लिए जगह बना दी थी, और आज कशिश युवराज के साथ उसके घर में हंसी खुशी रह रही है। युवराज बीच बीच में कुछ महीनों के लिए अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन उनका प्यार दूरियों में भी कम नहीं होता। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से दोस्ती बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, और उनके साथ अपनी तस्वीर और वीडियो जल्दी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें फंसाकर ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत ही सोच समझकर किसी भी अनजान दोस्तों व्यक्ति से दोस्ती करें। अपनी तस्वीर और वीडियो जल्दी उसके साथ साझा ना करें जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि वह एक अच्छा इंसान है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।